ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, और सीढ़ियाँ अगर आपकी किताबें हों तो उससे बड़ा साथी और कोई नहीं हो सकता। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मौसम बदल गया है, अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। ऐसे मौसम में ख्याल रखने का बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखते हो तो तबीयत इधर उधर हो सकती है। तो हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 37 करेंगे। वस्त्र विज्ञान हम लोगों ने शुरू कर दिया था। वस्त्र विज्ञान का एक जो 10-15 क्वेश्चन का जो है पार्ट था उसको कंप्लीट किया था। अब दूसरा हम लोग बी सेक्शन या नेक्स्ट चैप्टर जो भी आप समझें वस्त्र विज्ञान में वो हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग वस्त्र विज्ञान का पहला जो पार्ट था वो हम लोगों ने ख़त्म किया था, और दूसरा था वस्त्र उपयोगी रेशा। वस्त्र उपयोगी रेशा परीक्षण में हम लोगों ने किया था 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन क्या था कि परिसज्जाओं की सूची मिलानी थी। ड्यूरेबल प्रेस क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, वाटर रिपेलेंट क्या होता है और स्लिप रेसिस्टेंट क्या होता है। ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया था। अब 26 क्वेश्चन करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। आराम से शांति से बैठे रहिए। सब बस समझने की आवश्यकता है, बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई इधर उधर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए नया चैप्टर श्री गणेश करते हैं। छितराने वाले एजेंट का कार्य क्या है? ठीक है, क्या कार्य है मतलब क्या है? झाग बनने देना, रगड़ने की गति बढ़ाना, रंगने की गति बढ़ाना, कपड़े को एक समान भिगोना और पिंड बनाने से रोकना। तो जब झाग बनता है तो जैसे आप सर्फ ले लीजिए, सर्फ झाग बनाता है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तब सर्फ जो है झाग बनाता है। अगर मान लीजिए उसमें मिलाया जा रहा है, कास्टिक सोडा मिलाया जा रहा है, उसके और प्रॉपर्टीज़ मिलाए जा रहे हैं, वो आपस में मिले नहीं, वो दूर दूर भागते रहें तो शायद झाग नहीं बन पाएगा। देखने में वो अलग ज़रूर रहते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो उसका सारी चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो मिले होते हैं आपस में। रंगने की गति बढ़ाना। अब डिस्पर्स डाई में क्या होता है, रंग छितराने की जो है व्यवस्था होती है कि रंग क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एजेंट है वो डिस्पर्स डाई नहीं है, यहाँ पर एक अपमार्जक की बात की जा रही है, एजेंट की बात की जा रही है। कपड़े के समान एक समान भिगोना, मतलब कपड़े को आपने भिगो दिया और वो भीग गया एक समान। तो आप जब स्प्रे भी करके अगर कपड़े को भिगा रहे हो पानी छितरा कर भी, तो भी वो एक पिंड है। पानी क्या है, एक पूरा मिला हुआ है, H2O हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन वो मिला हुआ है, तो वो बना हुआ, वो छितराने की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जो छितराने वाला कार्य करता है वो पिंड बनाने से रोकता है। मतलब पिंड नहीं बन सकता। पिंड मतलब कि वो एक वो गोला नहीं बन सकता, एक वो ऐसे ऐसे नहीं बन सकता, वो पूरा वो पिंड बनने की बात हो रही, पिंड बनेगा। ठीक है, पिंड मतलब इकट्ठा हो जाएगा। वो अगर जो है छितराने वाला एजेंट का कार्य है तो वो पिंड नहीं बनने देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। आपको मिलान करना है किसका, कौन सा, हाँ ये मिलान करना है आपका कि किस में कितना काउंट होता है, कितना पाउंड, मतलब कि वजन के हिसाब से आपको नंबर को देखना है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सूची 1 में दिए काउंट को सूची 2 में मिलाना है। जैसे कि हर अपने रेशे का एक काउंट होता है, हर रेशे का क्या होता है, एक काउंट होता है हर रेशे का। तो जो है किसका कौन सा काउंट है, सूती रेशे का क्या काउंट है, ऊनी काउंट क्या है, वस्टड काउंट क्या है, मैट्रिक काउंट क्या है। तो सूती रेशे को मैंने बताया था कि जब सूती रेशा हो तो उसमें 1 पाउंड में 840 गज की क्या होती है, लच्छी होती है। कितना, 840 गज बराबर 1 पाउंड। ठीक है, तो कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। ठीक है, चौथा ऊनी काउंट क्या होता है, तो ऊनी काउंट में क्या होता है कि इसमें 1 पाउंड वजन बराबर 300। 1 पाउंड का वजन अगर है तो 300 गज की लंबी लच्छियाँ इसमें संख्या में रहेंगी। 300 गज, जैसे कह दो अभी आप दुकान पे जाके मुझे 1 पाउंड ऊन दे दो, और अगर वो ऊन कटा फिटा नहीं है तो भी क्या होगा, जो उसकी लंबाई होगी ऊन की
वो कितनी चली जाएगी, वो आपकी चली जाएगी 300 गज। हाँ, लेकिन यहाँ पर मोटाई पतलाई की बात की जाएगी, लेकिन यहाँ मोटे पतले की बात नहीं हो रही, नॉर्मल बात हो रही है। तो नॉर्मल बात में क्या हो जाएगा कि 1 पाउंड वजन बराबर 300 गज लंबी लच्छी। उसके बाद वस्टेड काउंट में क्या हो जाता है, वस्टेड काउंट आपका आ जाएगा 560 गज लंबाई। वस्टेड काउंट मतलब वस्टेड जो आपका रेसा होता है वो 1 पाउंड में कितना 560 गज लंबाई होती है। मैट्रिक काउंट, मैट्रिक मतलब ही 10 समझ में आ रहा है, तो 10 मैट्रिक मतलब 10, तो 10 × 10 = 1000। एक आपका जो है इसमें 1 किलो वजन, अब 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, 5वां। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर आइए देख लेते हैं क्या है। चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, 5वां है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से वस्त्रों का मूल सिद्धांत कौन सा है। रक्षा, अनुकूलता, निजी विशेषता, ट्रैक डाउन। तो अनुकूलता तो हो गया मौसम के अनुरूप कपड़ा पहनना, तो ये तो द्वितीय प्राथमिकता होगी। नहीं, पहली प्राथमिकता क्या होगी कि शरीर को ढकना, शरीर को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए कपड़े का आविष्कार हुआ। चाहे वो शुरुआत में छाल हुआ, फिर बाद में पत्ते हुए, फिर उसके बाद में रेसे हुए, उसके बाद में कपड़े, वो अलग सी बात है। लेकिन शुरुआत क्यों हो गई, रक्षा के लिए, सबसे पहले रक्षा के लिए होगा। अनुकूलता, अनुकूलता मतलब कि सर्दी लग रही है तो मोटा कपड़ा पहनेंगे, गर्मी लग रही है तो पतला कपड़ा पहनेंगे, बरसात में जो है वाटरप्रूफ पहनेंगे, तो वो अलग सी बात है। ये सब तो अनुकूलता के अनुरूप हो रहा है, लेकिन शुरू किस लिए किया गया था, रक्षा के लिए किया गया था, अपनी रक्षा के लिए किया गया था। निजी विशेषता, निजी विशेषता मतलब होगा कि शादी में जा रहे हैं तो कोई कपड़ा पहन रहे हैं, जो है किसी के मतलब कोई भगवान को प्यारा हो गया वहाँ जा रहे हैं तो कोई कपड़ा पहन रहे हैं, जिसको शोक सभा बोलते हैं। तो वो ट्रैक डाउन, ट्रैक डाउन मतलब आपको क्या पसंद है, किस समय में आपने क्या करना है, जो भी हो। लेकिन रक्षा का जो है वो प्रथम विशेषता क्या है, रक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सूची 1 में दिए गए सूची 2 के उपकरणों को मिलान करना है। क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पैड, स्टीम रेंज, क्रिम्प टेस्टर, हेयरनेस मीटर। धागे की गणना, तंतुओं धागा, धागा, रंगाई और वर्णदीप्ति, कलर वैल्यू। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है कि एक बॉक्स में कलर रहता है, जब घर पेंट होता है तो कलर रहता है, तो उसमें जो कलर भरा रहता है वो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम लोग नापते हैं कि कलर में जो कलर वैल्यू है वो कितनी है। कलर वैल्यू मतलब पिंक कलर कितना गाढ़ा है, वाइट कलर कितना गाढ़ा है, रेड कलर कितना गाढ़ा है, ग्रीन कलर कितना गाढ़ा है, ये हम लोग कलर वैल्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नापते हैं। अगर टिंट नापना हो, और टिंट नापने के लिए हम टिंटोमीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन टिंटोमीटर का उपयोग पानी में डाले हुए कलर का करते हैं। सपोज दैट आपका जो है एक बाल्टी भर के जो है कलर, आपका एक बाल्टी भर के पानी रखा है आपका, उसमें हमने एक ढक्कन क्या किया, कोई रेड कलर मान लो डाल दिया और पूरे बाल्टी में घोल दिया, तो जो वो पानी का जो बाल्टी का कलर होगा वो एक टिंट लेकर हल्का सा रेडिश आ जाएगा। तो उस टिंट को नापने के लिए टिंटोमीटर का यूज किया जाता है। तो पहला कहाँ चला जाएगा, पहला चला जाएगा वर्णदीप्ति यानी कि कलर वैल्यू में आपका चला जाएगा। पैड स्टीम रेंज, पैड स्टीम रेंज का क्या होता है कि पैड स्टीम रेंज आ जाएगा उसमें रंगाई में। रंगाई में क्यों चला जाएगा कि ये आपके जब कलर किए जाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपके घरों में कलर किए जाते हैं तो उसका यूज होता है, कपड़े पे किए जाते हैं तो उसका वहाँ पर भी यूज होता है। ये पैड स्टीम रेंज का जो होता है ये रंगाई के लिए होता है। ठीक है, ये आपके रंगाई में प्रयोग किया जाता है पैड स्टीम रेंज। उसके बाद क्रिम्प टेस्ट। अब क्रिम्प टेस्ट का, क्रिम्प मतलब ही क्या होता है, ऐंठन, और क्रिम्प किस में दिया जाता है, धागों में दिया जाता है। तो धागों की ऐंठन को क्या मानते हैं, क्रिम्प मानते हैं। तो क्रिम्प कहाँ चला जाएगा, क्रिम्प को कहाँ कर देंगे हम लोग, जो है तंतु या धागा, तंतु या धागा हम लोग क्या करेंगे, उसकी ऐंठन का करेंगे क्रिम्प टेस्ट, क्रिम्प टेस्टर।
और हेयरनेस मीटर क्या होता है, जो हमारे धागे गूथे गुथाए आते हैं, मतलब वो ऐंठे आते हैं, जो हम लोग सिलाई कर रहे हैं हमारे कपड़े जो हैं, तो वहाँ पर हेयरनेस मीटर का उपयोग करके पता लगाया जाता है कि धागे मोटे हैं कि पतले हैं, कितने धागे लगे हैं इसमें। धागे में जो रोए उठे होते हैं ना, वो भी हेयरनेस मीटर से पता लगाया जाता है। तो इसके बाद में हेयरनेस मीटर कहाँ चला जाएगा, आपका धागे पे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5, 4, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज क्रेप सिलवट युक्त क्रेप कपड़ा है। प्लीज क्रेप सिलवट युक्त एक कपड़ा है, जो प्लीज क्रेप है उसमें सिलवट पड़ी होती है, वो क्रेप वाला कपड़ा है, वो क्रेप का मतलब ही होता है कि सिलवटदार। तो प्लीज क्रेप जो है वो क्रेप युक्त कपड़ा है, सिलवटदार वो कपड़ा है। क्रेप कपड़ा थोड़ा टाइट होता है, वो भी मतलब रूखा फेज, मतलब रूखा नहीं, थोड़ा टाइट फील होता है। तो प्लीज क्रेप सिलवट युक्त क्रेप कपड़ा है, ठीक है। इसका निर्माण विभिन्न संकुचन धागे वाले तागों का उपयोग करके किया जाता है। तो धागे संकुचन वाले धागे नहीं होते, संकुचन वाले धागे तो स्पेंडेक्स हो जाते हैं, उसमें लास्टिक मिलाई जाती है तो हो जाते हैं, वो वाले धागे नहीं होते हैं। जो सिलवट डाली जाती है वो कपड़े की ही परिसज्जा होती है। तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी परिसज्जा होती है जिससे कपड़े पर सिलवट डाली जाती है, और कौन सी परिसज्जा होती है जिससे कपड़े से सिलवट गायब की जाती है। दोनों ऑप्शन मुझे बताइएगा। मैंने जब ये आपको बताया था कि कपड़े पे कौन कौन सी परिसज्जाएँ की जाती हैं, पढ़ाया है मैंने पीछे, तो आपको मैंने बताया रखा है। तो आप लोग अब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके सबकी हो गई होगी, तो मुझे इस 2 क्वेश्चन जितने लोग भी देख रहे हैं उतने लोग आंसर कीजिएगा कि एक सिलवट रोधी कौन सा परिसज्जा होता है और एक सिलवट डालने के लिए कौन सी परिसज्जा होती है। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन चला जाएगा ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है ये गलत है। ए सही है, आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वस्त्रों की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट में सुरक्षा, लौ की मंदता, ऊर्जा की उच्च खपत, बहिःस्राव की वृद्धि, जल भित्ति। तो आपके क्या पूछ रहा है, वस्त्रों की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का, तो जो प्लाज्मा प्रौद्योगिकी है इसका क्या उपयोग है, ये आपका ये जो है ये क्या नैनो, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, नैनो कण या नैनो छिद्रपूर्ण जो वस्त्र होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको भी जो है क्या करना होता है, उनको भी अगर बिल्कुल से मतलब जो है एकदम से उनको दबा देना होता है, मतलब एकदम छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, वो वाले छेद को भी ख़त्म कर देना होता है। तो प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है कहाँ पर, अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा के लिए, ठीक है। क्योंकि जो ये आपके कपड़े हैं और कपड़े में छेद होते हैं, चाहे वो कैसे भी कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा हो, तो उसमें ऐसे 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 छेद, मान लो कॉटन है दूर दूर है लेकिन नायलॉन है नज़दीक नज़दीक है, लेकिन है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, एकदम थोड़ी ऐसा कि एकदम ही नहीं रहेगा, पन्नी है। तो उसका जो उसको क्या कर रहा था, उसको भी बिल्कुल उसकी छेद को बंद कर देना क्या होता है, अल्ट्रावायलेट से सुरक्षा, पहला। उसके बाद लौ की मंदता, मतलब अगर आग लग जाती है तो आग से समस्या कम हो, नुकसान कम हो। और तीसरा जल भित्ति, मतलब कि आपको जल यानी कि वाटर रिप्लेंट हो, आपका पानी भी उसमें ना जाए, वही हो जाता है क्या, जो है आपका ए बी और ई। कहाँ है ए बी ई, ये ऑप्शन नंबर सी, यही आपका हो जाता है प्रौद्योगिकी, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी, यही आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। अजरक बनाने का सही क्रम बताइए। अजरक बनाने का सही क्रम बताना है। अजरक क्या होता है, अजरक आपका सिंधी कपड़े हैं, सिंधी जो है, अब उसको अब तो मतलब पूरे देश में है, फैल गया है, पहले सिर्फ सिंध में, बाड़मेर में, मतलब सिंध का क्या मतलब है कि जो है जब बंटवारा हुआ था, तो पंजाब का जो बंटवारा हुआ था, तो जो पंजाब चला गया कहाँ पर, पाकिस्तान में, सिंधी क्षेत्र था वो, सेंधा नमक वगैरह उसी क्षेत्र से मिलता है अभी भी।
तो वहीं पर एक सिंधी कढ़ाई का कपड़ा बनता था, तो उसको अजरक या अजरख बोलते थे। अजरक या अजरख भी बोलते थे, उसको अजरख भी बोलते थे, ठीक है, अजरख भी बोलते थे। तो अजरख बनता कैसे था? तो सबसे पहले कपड़े को, नया कपड़ा लाया जाता तो उसको धोया जाता था। धोया जाता, धूल मिट्टी कुछ भी लगा हो तो उसको धो दो। सबसे पहले उसको क्या कहते थे? धोया जाता था। धोने के बाद में क्या किया जाता था कि उसको मैरो बलम में रंगा जाता था। उस कपड़े को किसमें? मैरो बलम में रंगा जाता था। रंगने के बाद में इसमें क्या किया जाता था? गोंद लगाया जाता था। गोंद लगाने का कारण ये था कि उसके जो पहली बात तो कपड़ा टाइट हो जाए और उसके बाद जो उसके छिद्र हैं कपड़े के वो भर जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या किया था कि जो आपका तो अजरक को अब हम लोग अजरक को क्या करेंगे? सबसे पहले अजरक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कपड़े को धुलेंगे। अच्छा, कपड़ा धुला क्यों जाता है अजरक का? जाइएगा मत, मैं अजरक को भी और अच्छे से समझाऊंगी आपको, कोई जाना नहीं। कपड़ा इसलिए धुला जाता है, जो भी इसमें गंदगी कुछ भी लगा हो, गोबर सोबर कुछ भी लगा हो, कचरा कुछ भी लगा हो, तो अजरक क्या करेगा? वो साफ़ करेगा, ठीक है। अच्छा, अजरक क्या होता है? एक सॉल होती है, सिंधी शॉल होती है। तो सिंधी शॉल होने की वजह से मान लो उसमें जो कचड़े लगे हैं, पैरासाइट लगे हैं, कुछ भी उसमें गोबर सोबर लगा है, तो उसको साफ़ करने किया जाएगा, इसलिए कपड़ा धुला जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे मैरो बलम में रंगेंगे। मैरो बलम में रंगने का क्या मतलब होता है कि इसको मैरो बलम में जब कलर कर देंगे तो उसके बाद इसमें क्या करेंगे? हम लोग गोंद लगाएंगे। गोंद लगाने से उसके जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे? काले कलर में रंगेंगे। किसमें? काले रंग में रंगेंगे। काले रंग में रंगने के बाद में इसमें क्या करेंगे? फिटकरी लगाएंगे। फिटकरी लगाने के बाद में क्या करेंगे? इंडिगो में रंगेंगे। अच्छा, अब मैं इस शॉल की थोड़ी सी विशेषता आपको बताऊंगी। ये शॉल कहाँ है? ये सिंध, कच्छ तथा बाड़मेर। सिंध, ये आपकी शॉल है सिंध, कच्छ, कच्छ गुजरात में पड़ता है, बाड़मेर भी गुजरात में पड़ता है। सिंध, कच्छ, बाड़मेर, बाड़मेर की ये शॉल है। ये ब्लॉक प्रिंट की शॉल है। कौन सी? ये ब्लॉक प्रिंटिंग की शॉल है, ब्लॉक प्रिंट की, ठीक है, ब्लॉक प्रिंट की शॉल है। और इसको सामान्यतः किस कलर से रंगा जाता है? नीले से, लाल, हरा, पीला और लाल, हाँ, नीला, लाल, हरा, पीला, काला। मुख्यतः इसी कलर से ये शॉल रंगी जाती है। और ये सिंध की संस्कृति एवं परंपरा की पहचान आजकल तो और बन गई, पहले तो थी लेकिन अब इसको और ज़्यादा मानते हैं। तो ये आपकी अजरक शॉल है, कहाँ की? सिंध, कच्छ, बाड़मेर की जो है ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है साल पर, उसकी जो है वो है। और इस पर नीला, लाल, हरा, पीला, काला मुख्यतः कलर किया जाता है, ठीक है। समझ गए अजरक? तो अजरक का आपका ऑप्शन क्या सही चला जाएगा? अजरक का ऑप्शन आपका सी सही चला जाएगा। जो आप लोग के पास बुक होगी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। उसमें आप क्या करेंगे? जो आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं वो थोड़ा सा उट पटांग हो गया है, तो उस ऑप्शन को आप सही कर लीजिएगा। वैसे सही करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी उसमें बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए चीज़ों को सूची 2 में मिलाना है। क्या है? एक्रिलिक है। स्लाइड जो है आपका फर्स्ट रो है एक्रिलिक, रेशम, पॉलिस्टर, कॉटन। सेकेंड रो है क्या? मॉडिफाइड बेसिक रंग, डिस्पर्स, डायरेक्ट रंग, आम्ल रंग और पिगमेंट। तो एक्रिलिक रंग कौन सा होता है? तो एक्रिलिक रंग जो होता है वो
एक्रिलिक रंग जो आपका यूज होता है या जो एक्रिलिक रंग होता है वो कौन सा रंग होता है, वो आपके बेसिक रंग को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। मतलब को उसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं बेसिक कलर को, तो वो एक्रिलिक कलर बनता है। एक्रिलिक कलर को हम कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं उससे उससे हम लोग कोई मिट्टी की चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं। कुछ हम लोग जो है छोटे मोटे जो है घर के सामान अगर हम जो सुंदर बना रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो बेसिक कलर को ही मॉडिफाई कर दिया जाता है, किसको, एक्रिलिक कलर को। ठीक है, एक्रिलिक कलर को क्या करते हैं, जो है बेसिक रंग को मॉडिफाई करते हैं। रेशम, रेशम किससे किया जाता है, तो रेशम को किससे, अम्ल से किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि रेशम में अगर क्षार लग जाता है तो रेशम क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि रेशम बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है। इसको अम्लयुक्त चीज़ों से धुला जा सकता है, अम्लयुक्त कलर किया जा सकता है, अम्लयुक्त चीज़ें इस पर अगर लग जाए तो ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा काम चल सकता है। लेकिन अगर क्षार लग जाए तो रेशम कट जाता है। अगर कहीं जंग लग जाए रेशम में, जैसे आपने रेशम को रख रखा है अलमारी में और अलमारी आपकी लोहे की है, कहीं उसमें बहुत पुरानी है, थोड़ा सा जंग लग गया और रेशम वहाँ पर जाके चिपक गई आपकी साड़ी, तो जब आप उठाओगे तो वहाँ से वो फटी मिलेगी आपको। तो रेशम क्या है, अम्ल रंग उस पर जो है सूट करता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर कैसा है, तो पॉलिस्टर आपका डिस्पर्स रंग है। पॉलिस्टर आप कलर करते हो तो पूरा वो कलर अपना फैल के पूरा कलर हो जाता है पॉलिस्टर। ठीक, पॉलिस्टर इसको हम लोग सूती मरे क्या बोलते हैं साधारण भाषा में, गाँवों में या घरी में, या हम ही लोग बोलते हैं टेरिकाट का कपड़ा है। ठीक है, टेरिकाट कहने को तो वो टेरिकॉट होता है, पॉलिस्टर, टेरिकाट, आरला सब एक ही जैसे होते हैं, सब एक ही जैसे मिले जुले से होते हैं, मानव निर्मित रेसे हैं, सब कुछ सब जो है रासायनिक रेसे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिस्पर्स कलर से ये रंगे जा सकते हैं, डिस्पर्स कलर से ये रंगे जा सकते हैं। फिर आपका आ जाता है कॉटन। कॉटन में कौन सा कलर किया जाता है, तो कॉटन में आप सबको पता है डायरेक्ट कलर। क्यों डायरेक्ट कलर किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कलर इसलिए किया जाता है कि अगर आप डायरेक्ट कलर नहीं करेंगे कॉटन पे तो कॉटन वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कॉटन पे ऑलरेडी कलर कम चढ़ता है और कम चढ़ने के बाद वो अस्थाई भी कम रहता है, क्योंकि धूप लगी तो उड़ गया, आपके उसको धुल दिए तो उड़ गया, आपने उस पर क्षार लगा दिया तो उड़ गया, आपने उस पर अम्ल लगा दिया तो उड़ गया। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं किस पे, कॉटन के समस्या। तो इसलिए इस पर डायरेक्ट कलर ही चढ़ाया जाता है। डायरेक्ट कलर चढ़ता है तभी कॉटन कलर थोड़ा चल सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। पॉलीमाइड तंतु, धागों की संख्या, पाइल वीव, एक लंबा तंतु गुच्छा। तो ये आपको मिलाना है। पॉलीमाइड तंतु क्या होता है, तो आपको पता है पॉलीमाइड तंतु 6+6 से बनना होता है। ये आपका क्या है, पॉलीमर है। 6+6 से क्या बना होता है, पॉलीमर है। और पॉलीमर से आपका क्या बनता है, आपका नायलॉन बनता है। 6 नायलॉन आता है ना, 6 नायलॉन, तो पॉलीमाइड तंतु कहाँ जाएगा, नायलॉन पे आ जाएगा। धागे की संख्या को हम लोग गिनेंगे तो संख्या में गिनेंगे। ठीक है, इसके बाद में पाइल वीव क्या होता है, तो पाइल वीव आपका कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो पाइल वीव वाला ऐसे होता है और उसके बाद में ऊपर से इसको काट दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, वेलवेट बन जाता है। अगर इसको काटा नहीं जाता है तो क्या बन जाता है, तौलिया बन जाता है। कभी आपने तौलिया देखा है, तौलिया देखा, नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो देखिएगा, आपके घर में होगा तो इसी तरह से पाइल वीव की चीज़ें होती हैं, पाइल वीव की बुनाई होती है। आपके जो रेस वो होते हैं, मखमल होते हैं या वेलवेट होता है, तो इसको काट दिया जाता है, इसलिए वो खड़े खड़े रेसे दिखते हैं। लेकिन अगर जो है वही अगर आपके तौलिया वगैरह होते हैं तो काटा नहीं जाता है। तो पाइल वीव किस में आ जाएगा, वेलवेट में आ जाएगा। ठीक, एक लंबा तंतु गुच्छा, तो लंबा तंतु मतलब फिलामेंट, सीधी सी बात है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ड्राफ्टिंग की आवश्यकता है, मुलायम या खुरदुरा, यात्रा में पहनने वाले कपड़े, कोयर से उपलब्ध। ठीक है, अब क्या है, ड्राफ्टिंग की आवश्यकता कहाँ पर होती है, या जो है आपके जो है
क्या मुलायम खुरदुरा क्या होता है, आपका यात्रा में पहनने वाले कपड़े क्या होते हैं, कोयर क्या होता है। तो जो ड्राफ्टिंग होता है, ड्राफ्टिंग करके क्या करते हैं हम लोग, विस्तार करते हैं। विस्तार मतलब कि मान लीजिए हमने ड्राफ्ट बना लिया, ये ड्राफ्ट बना लिया, ये ड्राफ्ट बना लिया, और इसके बाद में अब इसी को जो है आपका मेरा कपड़ा है, आपने इस पर रख दिया, इसको उठा के इस पर रख दिया और नाप लिया, ये विस्तार है, ये विस्तार है, आपने नाप के काट लिया, विस्तार हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या चला जाएगा, उसके बाद में मुलायम एवं खुरदुरा। तो मुलायम खुरदुरा आप कैसे पता करेंगे, टेक्सचर पता करते, जब ऐसे आप ऐसे टच करो, ऐसे ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे ऐसे हाथ लगाओ आप, तो कैसे फील होता है कि हाँ ये तो बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है, या ये तो बड़ा खुरदुरा सा कपड़ा, तो क्या है वो, क्या है आपका टेक्सचर पता करा जाता है, ठीक है। क्या होता है, टेक्सचर पता करा जाता है। यात्रा में पहनने वाले कपड़े कैसे होने चाहिए, रफ एंड टफ होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, बिल्कुल ना उनको आपको सुखाने में टाइम लगे, ना उनको धुलने में टाइम लगे, ना प्रेस करने की झंझट हो, तो वो कपड़े कौन से हो जाएंगे, नायलॉन हो जाएंगे। और कोयर से उपलब्ध, तो नारियल जो होता है उसकी जो आपके रेसे होते हैं वो कोयर होते हैं, उसको हम लोग कोयर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेंडिक्स तंतु है, स्पेंडिक्स तंतु है, ठीक है, स्पेंडिक्स तंतु है। स्पेंडिक तंतु क्या है, क्या तह प्रतिरोधक है, पानी प्रतिरोधक है, इलास्टिक मैरिक है, या अग्नि प्रतिरोधक है। तो तह प्रतिरोधक मतलब क्या होता है कि आप अपने कपड़े को, जो कपड़ा है आपका, उसको आप ऐसे कपड़ा है उसको आप फोल्ड लगाओ अगर, तो फोल्ड लगाने के बाद उसमें निशान न पड़े, तो ये नायलॉन में आ जाएगा। कि आप नायलॉन को देखो, नाइट सूट वगैरह तो होता है, आप लोग सब पहनते होंगे नाइट सूट या नाइट ड्रेस, पैजामा या लंबा टी शर्ट रात में पहनने वाला, नायलॉन ही मुख्यतः पहना जाता है। तो कैसे होता है, कभी नहीं प्रेस करना पड़ता, हम लोग उसको क्या करते हैं, पहनते हैं, दूसरे दिन धुला, खंघरा ही दिया, डाल दिया धूप में, 1 घंटे में सूख गया, शाम तक उसको उतार के रख लिए, ऐसे गोजी मोजी करके रख दो, कहीं भी पड़ा है, फिर आप 2 दिन बाद निकाल के उसको दोबारा से पहन लो। लेकिन अगर कॉटन हो जाए तो अच्छे से धुलो, फिर उसके बाद उसको फैलाओ, फिर धूप वूप अच्छे से लग जाए, फिर उसको लाओ, फिर फोल्ड करके रखो, नहीं गोजी मोजी करके रख दोगे तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ी सिकुड़ी सा हो जाएगा, आपका पहनने का ही दिल नहीं करेगा, उसको देख के ही मन करेगा कि अभी पहनने योग्य नहीं है। तो क्या हो जाता है, पानी प्रतिरोधक तो आपका जो है वाटर ट्रांसफर जो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वो जो है आपका छतरी हो गया, या आपका ये क्या कहते हैं रेन कोट हो गया, तो वो क्या होता है, रिप्लेंट होता है, वाटर रिप्लेंट हो गया। इलास्टिक मैरिक या अग्नि प्रतिरोधक जो है आग बुझाने वाले लोग पहनते हैं, तो ये सब तो एस्बेस्टस से बनता है या धातु वाले कपड़ों से बनता है। आपका जो इलास्टिक मैरिक कपड़ा है ना, यही आपका स्पेंडेक्स है। स्पेंडेक्स मतलब अगर इतना बड़ा कपड़ा है, इसको आपने खींचा दोनों तरफ तो वो और फैल गया। स्पेंडेक्स मोटे पहनो या पतले, बात एक ही सी रहती है। कोई मोटा आदमी भी रोज पहनता है ना, और इसके बाद कोई पतला आदमी इसको पहन लेता है, तो उसके शरीर में फिट बैठ जाता है। जैसे मैं पहन लूँ तो मेरे शरीर में फिट बैठ जाएगा। या जो है क्या नाम है उनका, एक लोग उत्तराखंड की हैं तो बहुत प्यारी है, वो पहन ले, उनके भी शरीर में फिट आ जाएगा। या कोई बहुत मोटा है तो उसके भी शरीर में फिट आ जाएगा। स्पेंडेक्स ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए रेशे का मिलान दूसरे वाले में करना। रो पहला क्या है, ऊन है, लीलन है, सिल्क है, कॉटन। दूसरा रो क्या है, शीशे की छड़ जैसी संरचना है, सल्की संरचना है, सम्मिलित संरचना है और नोट संरचना है। तो क्या है, ऊन क्या होता है, आपको जो है इस सबको जल्दी जल्दी इसको बताना है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, जल्दी जल्दी लगाना है, ठीक। तो आपका क्या हो जाता है कि तो ऊन क्या होता है, ऊन सल की संरचना होती है। आपका बाल कैसे, जो ऊन होता है, बाल कैसे होता है, बाल ऐसे होता है, ऐसे बाल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। ये आपके बाल की संरचना है। सल्की क्यों होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे बाल होता है, ये सल्की संरचना बाल की होती है, ठीक है। तो बाल की संरचना कैसी होती है, सल्की, यानी कि आपके ऊन की संरचना कैसी होती है, सल्की होती है, ठीक है। लीलन की संरचना कैसे होती है, ये
नोड संरचना, लिनन नोड मतलब ऐसी संरचना लिनन की होती है, ऐसी संरचना लिनन की होती है, ठीक है। ऐसी सिल्क की संरचना कैसी होती है? सिल्क की संरचना शीशे के छड़ जैसी, जैसे कि आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऐसे बिल्कुल लंबा सा, एकदम से लंबा सा, एकदम ट्रांसपेरेंट, वाइट कलर, वाइट नहीं, गोल्डन ट्रांसपेरेंट कलर का होता है सिल्क, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, दूसरे के बाद आपका क्या हो जाएगा? चौथा, चौथे के बाद क्या हो जाएगा? पहला। कॉटन की संरचना कैसे होती है? कॉटन की सम्मिलित संरचना, सम्मिलित संरचना मतलब कि मिलीजुली संरचना रहती है। कॉटन रेशा होता है तो वो मिलीजुली संरचना उसकी सम्मिलित संरचना होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिश्रण में ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता होती? कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसमें जो है आग को क्या करते हैं? कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो सूती में या सूती ऊन, सूती स्पेंडेक्स, यहाँ सम्मिश्रण है, रेशे की बात हो रही है। मैक्रेलिक स्पेंडेक्स, मैक्रेकेलिक ऊन या एरोमिड पीवीसी। तो आपका जो आपके जो ज्वाला मंद मतलब कि ज्वाला मंद करने मतलब कि अगर आग आपको गर्मी लग रही है, आग लग गई, ज्वाला मतलब आग लौ है, तो वो तुरंत आपके अंदर नहीं पहुंच सकता, हल्का लगेगा, हल्की हो जाएगी। तो सबसे पहले मॉड एक्रिलिक ऊन, ठीक है, कहाँ है? मॉड एक्रिलिक ऊन। स्पेंडेक्स क्यों नहीं? सोच रहे होंगे आप लोग, स्पेंडेक्स इसलिए नहीं कि स्पेंडेक्स लास्टिक है, अगर ये जलेगा तो तुरंत पिघल जाएगा, और पिघलेगा तो शरीर पे तुरंत क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, या कोई भी वस्तु है उस पर जाके एकदम से चिपक जाएगा। सूती स्पेंडेक्स इसमें भी है, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। सूती ऊन, तो ऊन जो होता है ये आग को जल्दी से आग पकड़ते ही ये हो जाता है। लेकिन मॉड एक्रिलिक ऊन जो होता है, ये मॉड एक्रिलिक ऊन का मतलब क्या होता है? ये मॉड एक्रिलिक प्लस ऊन। तो मॉड एक्रिलिक जो होता है ये थोड़ा सा जो है आपका, ये फाइबर जो आपके कोयला वगैरह के जो स्थान होते हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं, और इसके बाद में क्या बोलते हैं इसको जो है हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद में इसको क्या करते हैं? ऊन से मिक्स कराते हैं, वो मॉड एक्रिलिक ऊन का कपड़ा तैयार हो जाता है। और ये जो कपड़ा होता है ये अत्यधिक मोटा हो गया होता है, और मोटा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें आपका जो है आग जो है वो उतना अच्छे से पकड़ नहीं पाती है। और एरोमेट पीवीसी तो सबको पता है, पीवीसी एक जो है ठंडा मोटा जो है रबर की तरह से मानो या मिट्टी की तरह से मानो वो होता है, वो तो वैसे भी आग से बचाव करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा चौथा और पांचवा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस्र 2500 ईस्वी पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलन रूप में था। क्या था? पटसन था, ऊन था, लिनन था, सूती था। तो मिस्र से आया ही क्या है? लिनन। पता है मिस्र से क्या आया है? लिनन। और जब मिस्र से लिनन आया है तो जाहिर सी बात है कि लिनन के बाद आया होगा सूती। ऊन का जो है कहाँ पर है उत्पत्ति? इंग्लैंड में। ऊन की उत्पत्ति कहाँ है? इंग्लैंड में। पटसन कहाँ का है? पटसन है भारत का। पटसन कहाँ का है? भारत का। जो आपका वेस्ट बंगाल है वो पहले, अरे वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश जो है वहाँ पर उत्पत्ति अच्छी थी जूट की, यानी कि पटसन की, तो वहाँ पर उपयोग होता था, वहाँ पर ज़्यादा बनता था। इसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में भारत पटसन का सबसे जो है ज़्यादा पैदावार करने वाला देश बन गया है। तो पटसन क्या है? बहुत अगर पुराना भी है तो कहाँ का? मिस्र से कोई लेना देना नहीं है। तो मिस्र का किसे लेना? सबसे पहले लिनन है, और लिनन के बाद सूती है। ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा जो है वही आपका बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा तंतु पीना सीसल पत्ते से प्राप्त किया जाता है? पीना और सीसल से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु प्राप्त होता है पीना और सीसल से? तो आपका पत्ते से प्राप्त किए जा रहे हैं, कौन सा तंतु पीना सीसल पत्ते से प्राप्त होता है? तो कापोक किससे प्राप्त होता है? कापोक का मैंने आपको दिखाया था, सेम टू सेम फल ऐसे होता है, फल बड़ा होता है, रेड कलर का बिल्कुल हो जाता है फल, एकदम से ये रेड कलर का हो जाता है फल, और रेड कलर का होने के बाद जो है फल जो है फूल जाता है, फूलने के बाद में ऐसे इसका फूल हो जाता है, और फूल के बाद में रेशे निकल जाते हैं, तो आप यही बोलेंगे कि बीज से प्राप्त होता है कापोक। अबाका, अबाका भी आपका तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। सीसल, एक मिनट, अबाका नहीं, अबाका तो आपका पत्ते से। रेमी और आप रेमी और जो है क्या बोलते हैं कापोक, यहाँ कापोक होना चाहिए था। रेमी और कापोक, रेमी तने से प्राप्त होता है और कापोक बीज से प्राप्त होता है। अबाका और सीसल पत्ते से प्राप्त होता है। तो जो है इसको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रंग द्रव्य पिगमेंट निम्नलिखित के तंतुओं के सॉल्यूशन की विशेषता है? नायलॉन, रेशम, ऊन, रेयान। क्या है? पिगमेंट निम्नलिखित तंतुओं की सॉल्यूशन की विशेषता, मतलब सॉल्यूशन जब तैयार किया जाता है उसी में आपके रंग को मिलाया जाता है। किसमें ऐसा होता है? तो जो आपका तंतु, जब आपका जो है तंतु नायलॉन तैयार किया जाता है उसी समय उसमें मिला दिया जाता है क्या? रंग, ताकि ये रंग पक्के हो जाए। तो पहला तो रेशम मिलाया जाता है, दूसरा तो रेयान में मिलाया जाता है, नायलॉन में और रेयान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही चला जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला और चौथा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो स्लाइड 1 में क्या है? पॉलीमाइड तंतु का उदाहरण, स्लाइड 1 नहीं, रो एक में क्या है? पॉलीमाइड तंतु का उदाहरण, धागों की संख्या, पाइल वेल का उदाहरण, एक लंबा तंतु गुच्छा। सेम टू सेम चीज़ आपका अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। फिलामेंट, नायलॉन, संख्या और सतील लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है पॉलीमाइड तंतु यानी कि 6 मिला के क्या बनता है? नायलॉन बनता है। ये आ गया आपका किसमें? 2 पर। धागों की संख्या को क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे, आ गया 3। एक पाइल वेल उदाहरण क्या होगा आपका? हो जाएगा सतील। ठीक है, सतील को हम लोग जो है वही अभी जो कुछ देर पहले हम लोगों ने बोला था, कुछ देर पहले हम लोगों ने उसको सतील ही बोला था। सतील का मतलब क्या होता है? सतील नहीं बोला था उसको, हम लोग दूसरी चीज़ बोले थे ना अभी को। ठीक है, चलिए, और इसके बाद एक लंबा तंतु गुच्छा किस में चला जाएगा? फिलामेंट में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। नंबर रो 1 आपका है गाढ़ा बनाने वाला तत्व एसीटेट, सिरकायुक्त, सूती और ऊन तथा रेशमी। नंबर 2 जो आपका है वो है रो है उसमें शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड 72% सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम एलिग्रेट और एसीटोन। ठीक है, सुमेलित करना है इसको। आपको क्या सुमेलित करना है कि जो आपका जो है ये कपड़े की जो गाढ़ा बनाने वाले जो तत्व होते हैं वो, तो जब सोडियम एलिग्रेट उसमें मिलाया जाता है तो गाढ़ा बनाने वाला तत्व उत्पन्न होता है। सोडियम एलिग्रेट जब मिलाया जाता है तो तत्व तैयार होता है। एसीटेट यानी कि सिरकायुक्त, तो एसीटेट सिरकायुक्त क्या मतलब होता है कि एसीटेट को एसीटोन में मिलाएंगे, एसीटेट को एसीटोन में डाल देंगे। सूती, सूती कहाँ जाएगा? जो 72% सल्फ्यूरिक एसिड, 72% सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाएगा सूती। और ऊन और रेशमी कहाँ चला जाएगा? 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है।
सूची 1 को सूची 2 में मिलाना। यहाँ पर भी कपड़े की गिनती एवं घनत्व, धागे की मजबूती, पॉलिस्टर, मिश्रित सूत, सलवट, अवरोध। रो सेकंड में क्या है? रो सेकंड में खिंचाव मजबूती, रोएं उठाना, सिंथेटिक रेजिन, जीवाणु रहित और कवर फैक्टर। रेजिन मतलब होता है गोंद, ठीक है। रेजिन मतलब क्या होता है? रेजिन मतलब होता है गोंद, इसको याद रखिएगा। कपड़े की गिनती और घनत्व का क्या मतलब होता है? कपड़े की गिनती और घनत्व का मतलब होता है कवर फैक्टर। कपड़े की गिनती कर रहे हैं या उसका घनत्व बता रहे हैं, मोटा पतला कुछ भी आपको बताएं, तो कवर फैक्टर की बात हो रही है। वहाँ पर कितना उसने जगह कवर किया है, या कपड़ा कितना है, या कितना मोटा कपड़ा जो है रख दिया गया है, वो चीज़ें आ गई, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? कवर फैक्टर में आ जाएगा। धागे की मजबूती का क्या मतलब होता है? तो धागे की मजबूती के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कपड़े की गिनती, धागे की मजबूती। अब धागे की मजबूती में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ है क्या? एक तो यहाँ पर दिया हुआ है खिंचाव मजबूती। अब यहाँ सलवट अवरोधक में भी क्या है? और धागे की मजबूती। धागे की मजबूती जो ऑप्शन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ? जीवाणु रहित। जीवाणु रहित से धागे की कोई मजबूती का मतलब नहीं। धागे की मजबूती भी क्या है कि जो हम लोग क्या बोलते, तोड़, धागा तोड़ परीक्षण देखा जाता है ना, तो धागा तोड़ परीक्षण करते उससे पता चलता है धागे का मजबूती, ठीक है। तो धागा तोड़ परीक्षण से धागे की मजबूती भी पता चलती है। धागा तोड़ परीक्षण से भी पता चलता है कि जो है उसके रेशे कैसे हैं, ठीक है। तो धागा तोड़ परीक्षण हम लोग करते हैं, धागे की पहचान भी करते हैं धागा तोड़ परीक्षण से। धागे की मजबूती हम लोग धागे की खिंचाव से भी करते हैं, उसको खींचते हैं, अगर वो मजबूत है तो जल्दी टूटता नहीं है, तो इसलिए धागे की मजबूती को भी खिंचाव मजबूती से लेंगे। पॉलिस्टर मिश्रित सूत क्या होता है? तो पॉलिस्टर मिश्रित सूत क्या होता है? सिंथेटिक रेजिन, सिंथेटिक गोंद जो होते हैं उनको हम लोग आपस में मिलाते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो है उसको मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? मिश्रण को स्पिरिनेटर में डाला जाता है। अब सलवट अवरोधक का समस्या आ रहा है कि सलवट अवरोधक क्या होता है? तो सलवट अवरोधक आपका जो है अगर मापना हो तो आपको पहले बात, सलवट अवरोधक के लिए तो आपको एक परिसज्जा की जाती है। मैंने उसको क्वेश्चन में पूछा है इसलिए मैं बताऊंगी नहीं परिसज्जा। तो परिसज्जा की जानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सलवट आपको पता करना कि इस पर सलवट पड़ा हुआ, तो उसको भी क्या करेंगे? हम खींचेंगे, कपड़े को क्या करेंगे? फैलाएंगे। कपड़े को चाहे खिंचाव करेंगे और चाहे फैलाएंगे, ठीक है। तो सलवट अवरोधक जो होगा वो यहाँ पर कुछ भी आप या तो लिख दो फैलाओ या कुछ भी। तो अभी आपके लिए ये 3 चीज़ें हैं, इसको मानेंगे। और सलवट अवरोधक में या तो परिसज्जा को देखी जाएगी, या तो कपड़े का जो है क्या फैलाव कपड़े का देखा जाएगा, ठीक है। कपड़े का देखा जाएगा, फैलाव देखा जाएगा। तो आपका ये अभी 3 समझ लीजिए, चौथा, पहला, तीसरा, ठीक है। चौथा ये ना, नहीं, अरे हो, ये 5वां है। ये जो है पूरा इसका ऑप्शन ही गलत करके रखा है। 5वां है और पहला है, तीसरा है। 5वां है, पहला है, अच्छा मैंने 5, ये पूरा ये बिल्कुल गलत है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर फैलाव होगा, ठीक है। समझ गए? मैं इसको 1 मिनट साफ करके मैं दोबारा से कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग को समस्या आएगी। पूरा साफ करके और मैं करूँगी। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, इसको मानना नहीं है। कपड़े की गिनती करो तो आ जाएगा कवर फैक्टर, ठीक है। धागे की मजबूती आ जाएगी खिंचाव मजबूती, या धागा तोड़ परीक्षण, या कुछ भी आप इसको मानेंगे, धागा खींच कर ही मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉलिस्टर मिश्रित धातु क्या हो जाएगा? सिंथेटिक रेजिन। सिंथेटिक रेजिन मतलब होता है सिंथेटिक गोंद तैयार करेंगे, स्पिरिनेटर में डालेंगे उसको। और सलवट अवरोधक के लिए करेंगे फैलाव, ठीक है। क्या करेंगे? फैलाव करेंगे या उस पर परिसज्जा करेंगे, ठीक है। तो आपका अभी के लिए इसको मानेंगे, और अभी के लिए हम लोग इसको मानेंगे, और बाद के लिए हम लोग इसको मानेंगे। ये बिल्कुल से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऊन तथा रेशम, एक्रिलिक, पॉलिस्टर और नायलॉन होना चाहिए। इसको नायलॉन काट के नायलॉन कर दीजिएगा, ठीक है। नायलॉन और सूत। मोडिफाइड बेसिक रंग, डिस्पर्स प्रत्यक्ष रंग, और आपका क्या हो जाएगा? सूत, ठीक है। तो ऊन और रेशम में हम लोग को पता है, ऊन में हम लोग क्षार नहीं प्रयोग करते, तो रेशम में भी हम लोग क्षार नहीं प्रयोग करते, हम लोग क्या करते हैं? अम्ल प्रयोग करते हैं। एक्रिलिक कलर क्या होता है? एक्रिलिक मोडिफाइड बेसिक कलर, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये कलर जो होते हैं ये कहीं भी किए जाते हैं। पॉलिस्टर एवं
नायलॉन पर, पॉलिस्टर एवं नायलॉन पर कौन से कलर किए जाएंगे? डिस्पर्स कलर, मैंने पहले भी आया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम ही। और इसके बाद में सूत में कौन से किए जाएंगे? सूत यानी सूत मतलब सूती, सूती किस पर किए जाएंगे आपके? उसको हम लोग डायरेक्ट कलर किए जाएंगे, प्रत्यक्ष कलर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही है। ऑप्शन नंबर आप इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है, 4 है, 1 है, 2 है, 3। ऑप्शन नंबर ए है, इसका आपको करेक्ट करना है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। धागे की सूक्ष्मता आधारित है, धागे की सूक्ष्मता आधारित है, किस पर आधारित है? धागे की लंबाई पर, धागे के वजन पर, धागे की घुमावट पर, धागे के प्रकार पर। तो धागे की जो सूक्ष्मता है वो जो है आपके धागे की सूक्ष्मता की बात की जा रही है, तो धागे की लंबाई पर सूक्ष्मता का आधारित नहीं होता है। जब यहाँ लंबा दिया है तो सूक्ष्मता आधारित नहीं है। धागे का वजन, धागे का घुमावट, धागे का प्रकार। तो धागे का प्रकार तो लंबा छोटा होता है, तो ये सूक्ष्मता पर आधारित नहीं चीज़ें हैं। घुमावट भी नहीं है। धागे का जो वजन है ना वो आधारित होता है। क्यों? अगर धागा इतना बड़ा है तो उसका वजन कम होगा, इतना बड़ा है थोड़ा ज़्यादा, इतना बड़ा है थोड़ा ज़्यादा, इतना बड़ा है थोड़ा ज़्यादा, इतना बड़ा है और ज़्यादा, इतना बड़ा है और ज़्यादा। जितने धागे बड़े होंगे उतने क्या होंगे? धागे जो है वजन होंगे। और जितना धागा छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, उतना क्या होगा? हल्का होगा। तो धागे के वजन पर अगर कुछ आधारित है, धागे की सूक्ष्मता पर अगर आधारित है तो धागे का वजन, धागे की लंबाई, घुमावट और प्रकार नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसी वस्त्र को रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता क्या कहते हैं? ताकत, अब्रेजन रेसिस्टेंट, क्रिम्प, रेजिलियंसी, क्या बोलते हैं उसको? तो जब किसी वस्तु को रगड़ने और सहनशीलता का परीक्षण करते हैं तो ताकत का उस पर प्रयोग नहीं होता। अब्रेजन रेसिस्टेंट का मतलब होता है, अब्रेजन का मतलब क्या होता है? खरोच। अब्रेजन का मतलब क्या होता है? खरोच, ऐसे ऐसे खरोचो उसको। ठीक है। रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। क्रिम्प मैंने बताया कि क्रिम्प मतलब होता है ऐठन, कितना ऐठन है, कितना सिकुड़न है उसमें, वही ऐठन होता है। और रेजिलेंसी क्या होता है? रेजिलेंसी होता है क्या कि आपने जब उसको कपड़े को आप जो है, और रेजिलेंसी मतलब क्या होता है? रेजिलेंसी मतलब होता है कि कपड़े का प्रतिस्कंदता मतलब कि एक प्रत्यास्था होता है, मतलब खिंचाना, इलास्टिसिटी। प्रतिस्कंदता मतलब दबा दो, छोड़ दो। क्या पूछ रहा है कि वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने को क्या कहते हैं? अब्रेजन रेसिस्टेंट कहते हैं। यूथ का प्रैक्टिस सेट आप क्या करेंगे? सही करेंगे। उसमें डी दिया हुआ है और डी का मतलब होता है खिंचाव। उसमें जितना पूरा जो है आपका व्याख्या दिया हुआ है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है। आपको खिंचाव, यहाँ पर रगड़ने की सहनशीलता का परीक्षण लेने के लिए खिंचाव करने की, दबाव करने की ज़रूरत नहीं है कि टांग रहे हैं तो या मोड़ रहे हैं तो क्या होता है। उसको आपको क्या है? खुरचन, जस्ट रगड़ करने की। अगर रगड़ के उसकी सहनशीलता है यानी कि वो क्या है? कपड़ा ठीक है, रगड़ के लिए वो सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आप ऑप्शन सही कीजिएगा उसमें। ठीक है। वस्त्र को जलाने पर वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनता है। वह वस्त्र क्या है? सूती है, ऊनी है, रेशमी है, कृत्रिम है। तो आपको पता है कि जब आप दहन परीक्षण रेशा पहचान में करते हैं तो रेशम का धागा जब आप जलाते हैं तो क्या होता है? रेशम का धागा और जो होता है वो जलता है धीरे धीरे। तो ऊन का भी धागा धीरे जलता है, परंतु जब ऊन का जो धागा जलने के पहले और नहीं मुड़ता है, वो जलने पे पीले रंग की लौ निकालता है और वो लौ हटा देने पे स्वतः ही बुझ जाता है। ठीक है। इसके लिए जो है आप, तो जब रेशम का धागा, जब सूत जलता है तो सूत तो कागज़ जैसे जलता है। ऊनी धागा जलता है तो जानवर के बाल जैसे जलने की खुशबू आती है। लेकिन जब प्योर ऊन रहता है तो जलता है तो राख बन जाता है। रेशमी धागा जब जलता है तो वो गोल गोल, जब वो जल के उसको आप बुझा दो तो वो आगे गोल गोल मनका यानी मोती जैसा हो जाता है। कृत्रिम रेशा जलता है तो पिघलते जैसा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आपके आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेशे की सूक्ष्मबीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखाई देती है वह रेशा होता है सूती, रेयान, रेशमी, ऊनी। जब आपका रेशे को सूक्ष्म मशीन से देखते हैं तो वो रेशा जो होता है वो कैसे दिखाई देता है? वह आपका ऐंठा और कोशिका नुमा रचना दिखाई देती है। तो कोशिका नुमा रचना किस में होती है? कोशिका नुमा रचना कपास के रेशे में होती है।
और अपरिपक्व अवस्था में यह गोलाकार नली में दिखता है, जिसे सूक्ष्म नलिका से देखा जाता है। परिपक्व अवस्था में चटपटा खुरदरा रिबन की भांति दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, सूती। ठीक है, रेयान रेशमी ऊनी नहीं होगा, सूती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। मानव निर्मित तंतुओं को चमक घटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ट्राइक्लोरिन बेंजीन या टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो जो है ये चमक घटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, ओरिएंटेशन या अस्त व्यस्त, क्या उसको बोलते हैं? तो मानव निर्मित तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है। नीली आग, सल्फर की महक, भूरी आग, राख, मोती का रूप। जंतु तंतु मतलब हो गया आपका रेशम और ऊन। नीली आग देता है, सल्फर देता है, भूरी आग देता है, मोती का रूप देता है। तो जंतु तंतु का मतलब तो हो गया आपका मोती का रूप देता है कौन सा? रेशम। सल्फर की महक कौन सा देता है? बाल। ठीक है, जंतु तंतु। और भूरी राख कौन देता है? कागज यानी कि कपास। और नीली आग कौन देता है? आपका और नीली आग हम लोग के किससे? आपके अगर जंतु को मान लो, अगर आप मान लो वो ऊन, मान लो ऊन, तो ऊन जब आप जलाओगे तो भी इससे हल्की सी नीली आग निकलती है। ठीक है, सल्फर की महक भी आती है। ठीक है, मोती का रूप उसमें नहीं बनता, उसमें भूरी राख बनती है। और क्या आता है? उसमें नीली आग निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। रेशा है पाच्य कार्बोज, अपाच्य कार्बोज, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो रेशा जो होता है वो अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए जब हम लोग रेशा खाते हैं, चाहे वो फाइबर हो, चाहे कोई चीज़ें ऐसे ही बिना वैसी रेशा वाली चली जाए, तो क्या होता है? वो पचता नहीं है, वो पेट से बाहर ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें क्या निकलता है? सफ़ेद लौ निकलता है, नीला लौ निकलता है, पीला लौ निकलता है, नारंगी लौ निकलता है। जब सूती कपड़ा जलता है तो उससे पीली लौ निकलती है। ठीक है, पीली लौ निकलती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं से बना होता है, इसलिए इसको जलाने पर पीली लौ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से तने वाला तंतु नहीं है? लिनन है, हेम्प है, जूट है, कापोक है। तो कापोक बीज से प्राप्त होता है, लिनन भी तने से, जूट भी तने से, हेम्प भी तने से। ठीक है, कापोक के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। तबीयत खराब था मेरा, उसके बावजूद मैंने सारी पिक्चर्स लगाई थी टेलीग्राम पर, सब कुछ अच्छे से उसमें समझाया था मैंने। दबाने, मोड़ने और सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने के रेशे की योग्यता क्या होती है? लचीलापन, प्रावस्था, प्रत्यास्था होना चाहिए यहाँ पर, प्रत्यास्था। दबाने, मोड़ने और उसके करने के बाद में तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। और एक प्रतिस्कंदता बोलते हैं, एक प्रत्यास्था। प्रत्यास्था मतलब खिंचाव और प्रतिस्कंदता मतलब आपका जो है दबाव। तो दबाने, मोड़ने और सिकोड़ने के पश्चात पुनः वह अपना आकार प्राप्त कर लेता है। तो उससे जो कपड़ा है उसमें क्या होता है? उसमें प्रत्यास्था हो सकता है और प्रतिस्कंद। या दबाने की बात हो रही है तो प्रतिस्कंदता आएगा, मोड़ने की बात हो रही है तो भी प्रतिस्कंदता आएगा, सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने में आता तो यहाँ प्रत्यास्था आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये वो है, प्रत्यास्था एवं प्रतिस्कंदता दोनों, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिस्कंदता भी, प्रतिस्कंदता मतलब समझते हैं, प्रतिस्कंदता मतलब फैलाव, खींचना, और प्रत्यास्था मतलब दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के वस्त्र सबसे खराब हैं?
खुरदुरा, मोटा, पतला, चमकदार, मध्यम, मुलायम, पारदर्शी। सबसे खराब वस्त्र की बात की जा रही है, तो सबसे खराब वस्त्र अगर देखा जाए तो इसमें से तो पारदर्शी। खुरदुरा, मोटा ठीक है, खराब नहीं होता, पर्दे के लिए काम आता है, दरी के लिए काम आता है। पतला, चमकदार रेशम के कपड़े होते हैं। मध्यम, मुलायम, कॉटन के कपड़े मान लीजिए, लीलन के कपड़े मान लीजिए। पारदर्शी कपड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, ना तो पर्दे में यूज कर सकते हैं, ना पहनने में यूज कर सकते हैं, ना आप टेबल वगैरह पे यूज कर सकते हैं, कहीं नहीं यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये थोड़े से फैशन के लिए आप यूज कर सकते हो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सा रजिस्ड डाइंग की तकनीक है? टाई एंड डाई है, इकत है, इकत होगा यहाँ पर, ठीक है, इकत। मैंने एक बार क्वेश्चन डाला था तो मुझसे पूछा था एक मेरी बहन ने, इकत क्या होता है, तो उसमें ने इकत बताया था। बाटिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो रजिस्ड डाइंग, रजिस्ट मतलब हो जाता है क्या कि रोकथाम, टाई एंड डाई में हो जाएगा। वैसे बाटिक जो होता है ये भी रोकथाम में ही आता है, और इकत जो होता है ये भी आपका कुछ इसी से मिलता जुलता आता है। तो रजिस्ट डाई का क्या मतलब होता है? रजिस्ट डाई एक टाई एंड डाई की तकनीक है। रोकथाम तो बाटिक होता है, रोकथाम इकत भी होता है, लेकिन टाई एंड डाई जो होता है इसका एक तकनीक है, कैसा? रजिस्ट डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके लिए मॉन्गलिन का प्रयोग किया जाता है? मॉन्गलिन क्या होता है? मॉन्गलिन जो कपड़ा होता है वो मलमल का कपड़े में मॉन्गलिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये जो आपका पार्ट था 16 नंबर का, ये समाप्त हो गया। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 17 नंबर, कपास ले लेना और जूट। आप लोग से उम्मीद मैं यही करती हूँ कि जब लोग नेक्स्ट चैप्टर कर पढ़ेंगे तो उसको आप लोग पढ़ के आएंगे ताकि क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। मैं जो है पढ़ते पढ़ते इतना समय मिल जाता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो अगर क्वेश्चन आता है तो एक नज़र में आप सॉल्व कर सकते हो तुरंत, जैसे देखोगे तैसे बोलोगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तब आप इंतज़ार करते हो कि जो है कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप इंतज़ार करते हो कि भी जब बताया जाएगा तो मुझे पता चलेगा। तो ये सब मिला के अगर आपने तुरंत आंख देखकर जो है बता दिया कि क्वेश्चन सही है, तो बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है। और नहीं तो जो है पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़िएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।